अच्छा, अभी तक हमने दो चीजें देखी हैं, एक HTML CSS और एक PHP। हमने देखा है कि HTML CSS, बल्कि ये मैंने वही वाली चीज कर ली थी, मैंने ख्याल में आप ही को बताई थी। HTML CSS जो है वो होता है हमारे पास फ्रंट एंड पे जो भी डिस्प्ले करवाने के लिए। HTML CSS का ये कंसर्न नहीं होता कि अंदर कंटेंट क्या चीज है, कंटेंट डायनामिक है या नहीं है, ठीक है। अगर कंटेंट डायनामिक बनाना हो तो उसके लिए हम PHP यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आप कहीं लॉगिन करते हैं तो वहां पे ना आपको अपना नाम लिखाता है, हाय मास, जिस तरह से अगर मैं लिखा हुआ हो कहीं पे, तो अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको आपका नाम लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो वो जो HTML के टैग्स हैं उनका नहीं कंसर्न के अंदर क्या लिखा हुआ है। जो अंदर चीजें लिखी हुई है ना वो PHP का कोई वेरिएबल होगा जिसकी वजह से जिसकी बेस के ऊपर वो डिसाइड कर रहा होगा कि कौन सा बंदा लॉगिन हुआ है और फिर उसका नाम वो दिखाएगा। जिस तरह से हमने ये देखा था PHP की मदद से हम ये कर सकते थे कि हर दिन के हिसाब से हम अलग कोड लिख सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मंडे है तो वो कोई और चीज दिखाए, ट्यूसडे है तो कोई और चीज दिखाए, वेडनेसडे है तो कोई और चीज दिखाए। तो HTML CSS हमारा फ्रंट एंड से रिलेटेड था, सारी के सारा। PHP था हमारे कंटेंट को डायनामिक बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, आपने ये देखा था कि जब भी हम पेज खोलते हैं तब PHP के वेरिएबल बनते हैं, और जब हम पेज बंद करते हैं तो PHP के वेरिएबल्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। PHP का जो लाइफ साइकिल है वो तब तक रहता है जब तक हम उस पेज पे रहते हैं, ठीक है। जैसे ही हम पेज से बंद कर देते हैं तो PHP का जो पेज है, PHP की एप्लीकेशन है, वो खत्म हो जाती है। कोई चीज PHP स्टोर करके नहीं रखती, ठीक है। तो अब स्टोरेज के लिए फिर हमें डेटाबेसेस चाहिए होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन कह लें कि लेयर्स बन गई हैं, एक फ्रंट एंड, ठीक है, और एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक डेटाबेस। फ्रंट एंड का काम चीज़ों को दिखाना, डिस्प्ले करवाना। PHP का काम प्रोग्रामिंग का करना, चीज़ों को बताना कि आप क्या चीज़ डिस्प्ले करवानी है, आप क्या चीज़ फेच करनी है, ठीक है, डायनामिक करना कंटेंट को। और डेटाबेस का काम प्योरली आप कह लें कि डाटा को सेव करना और डाटा को अवेलेबल बनाना हमारे PHP के लिए है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट HTML CSS से MySQL को एक्सेस नहीं कर सकते, हमें PHP के थ्रू ये तीनों चीज़ें मिल के ना हमारी एक कह लें कि वेब एप्लीकेशन बनाती है, ठीक है। हम क्या देख रहे होंगे, हम MySQL देख रहे होंगे डेटाबेस के अंदर। जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी काफ़ी हैं PHP के अलावा लेकिन हमने PHP इसलिए देखे क्योंकि PHP के बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। इसलिए हम MySQL इसलिए देख रहे होंगे कि MySQL एक तो फ्री है, ठीक है। दूसरा, MySQL का काफ़ी ज़्यादा कह लें आपको यूज़ मिल जाएगा। प्रोजेक्ट्स जो है MySQL के काफ़ी ज़्यादा आजकल तो वैसे नो एसक्यूएल या और भी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं MySQL को, ये देखेंगे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में कहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लेकिन अभी भी MySQL जो है उसके प्रोजेक्ट्स वाइज देखें तो MySQL के अभी भी सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और MySQL जो है वो काफ़ी ज़्यादा जगह पे यूज़ हो जाती है। जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो काफ़ी जगह यूज़ नहीं हो सकती। अच्छा जी, ये बात हो गई। अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, freelancer.com वगैरह पे टेस्ट कितने हेल्पफुल होते हैं। यार ये टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, फ्रीलांसर पे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि फ्रीलांसर पे ना टेस्ट जो है वो फ्री नहीं है, लेकिन आप अगर बिड्स वगैरह करते हैं तो उस बिड्स वगैरह के अगेंस्ट आपको ये टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से आप अपने फिर अ, काम वगैरह आगे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह फाइवर का टेस्ट है, अपवर्क के टेस्ट होते थे, अपवर्क ने टेस्ट बंद कर दिया। अब अपवर्क ने टेस्ट क्यों बंद कर दिया कि जो अपवर्क का टेस्ट है वहां पे लोग, आपको पता है ऑनलाइन टेस्ट में कह लें कि लोग चीट करते थे या देख लेते थे आराम से कि इस सवाल का क्या आंसर है, तो वो फिर एक गलत इंप्रेशन जाता था जो भी प्रोफाइल के ऊपर, अगर किसी ने टेस्ट पास किया ना तो उसको। तो अपवर्क ने इसलिए टेस्ट बंद कर दिया कि वो अपनी जो कह लें क्वालिटी है उसको ज़्यादा मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन अब फाइवर ने टेस्ट इंट्रोड्यूस कर लिया। लेकिन फाइवर के टेस्ट का क्या, फाइवर ने टेस्ट इंट्रोड्यूस किया और साथ ही साथ अपने कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस कर दिए कि फाइवर कहता है कि ये आप मेरा टेस्ट लें, और अगर टेस्ट नहीं क्लियर होता या आपने ये टेस्ट क्लियर करना है तो आप मेरा कोर्स भी पढ़ लें इतने डॉलर देके, ठीक है। तो ये अच्छी बात होती है टेस्ट लेना। आप यहाँ पे वर्डप्रेस का टेस्ट ले सकते हैं, HTML CSS का टेस्ट ले सकते हैं,
फाइवर के ऊपर जो कह लें freelancer.com है, उसके ऊपर अगर आपने टेस्ट देने हैं तो आपको थोड़े से ना रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहिए होंगे। वो रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे आते हैं, अगर वो मैंने आपको बताया था फ्री वाली बिट्स खरीदे ना आप, तो उसके अंदर फिर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं जिनकी मदद से आप फिर टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल सर्च करूँ तो यहाँ पे आपको सिंपल माई एसक्यूएल, अब हम तो माई एसक्यूएल पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन बनाने के लिए पूरी, लेकिन मतलब क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में माई एसक्यूएल की एक पूरी कह लें कि जगह है, जिसकी वजह से हम एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट नहीं होती जब तक हम माई एसक्यूएल करना पड़े। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे अगर मैं माई एसक्यूएल सर्च करता हूँ तो आपको सिंपल खाली एसक्यूएल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के, डेटाबेस बनानी है, डेटाबेस माइग्रेट करनी है, डेटाबेस क्रिएट करनी है, डेटाबेस डिजाइन करनी है, डेटाबेस पे कोई कॉम्प्लेक्स क्यूरीज लगानी है, डेटाबेस क्या लें कन्वर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल एमएस एसक्यूएल से माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल से माई एसक्यूएल पे कन्वर्ट करनी है, और कुछ काम करना है, ठीक है। तो ये वाली सारी आपको देखे कि काफ़ी सारी गिग्स मिलेंगी, ठीक है। और ये अच्छी गिग्स होती हैं, मतलब एप्लीकेशन स्टैक में सबसे पहला काम आपका डेटाबेस डिज़ाइन का ही होता है। आपका डेटाबेस डिज़ाइन हो जाता है, फिर उसके ऊपर एपीआईज बनती हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे 2 मिनट दें, मैं आता हूँ आपके पास, तब तक आप ये माई एसक्यूएल देख लें कि ये इंटीजर्स हैं, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, ठीक है। आप पहले डाटा टाइप्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि एसक्यूएल, क्योंकि हम एसक्यूएल का मेन काम क्या होता है, डेटाबेस को स्टोर करना, सॉरी डाटा को स्टोर करना। अब डाटा की कौन कौन सी टाइप को स्टोर कर सकते हैं वो आप थोड़ा सा सर्च करें। मुझे 5 मिनट दें, मैं एक जरूरी काम करता है। अच्छा, तो हम डेटाबेसेस की बात कर रहे थे। डेटाबेसेस हम इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। अच्छा, अब हर डेटाबेस की ना अपनी अपनी डाटा टाइप्स डिफाइन होती हैं, और डाटा टाइप्स में हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स किस किस तरह की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिक डाटा टाइप्स होती हैं। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स ऐसी होती हैं जिनमें हम नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब नंबर्स भी काफ़ी तरह के होते हैं, ठीक है। हम वैसे तो नंबर आप सोचते होंगे एक ही तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें, एक होता है हमारे पास इंटीजर, ठीक है। आपने अगर मैथ्स पढ़ी तो आपको ये पता होगा कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, कुछ नेगेटिव इंटीजर होते हैं, लेकिन जो इंटीजर की वैल्यू होती है ना, वो पॉइंट में नहीं होती, ठीक है। तो इंटीजर में हम कह लें कि हम 8 डिजिट तक वैल्यूज को जो इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास टाइनी इंट आ जाते हैं, फिर स्मॉल इंट आ जाते हैं, मीडियम इंट आ जाते हैं। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये हमारे क्या कहते हैं कैपेसिटी है कि कितने डिजिट्स तक हम इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास फ्लोट आ जाता है। फ्लोट में अब दो वैल्यूज आ जाती है हमारे पास। एक तो सिंपल वैल्यू आ जाएगी जो इंटीजर वाली होगी, और दूसरी होगी डेसिमल वैल्यू जो पॉइंट के बाद आएगी, ठीक है। तो फ्लोट और डबल डेसिमल ये भी हमारे पास सारे पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती हैं, और ये साइज के हिसाब से सबसे छोटा फ्लोट होता है, फिर डबल होता है, फिर डेसिमल होता है। अच्छा, फिर हमारे पास डेट एंड टाइप की अलग अलग टाइम कह लें कि डाटा टाइप आ जाती हैं। आप देखें कि डेट एंड टाइम में कॉम्बिनेशन होता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का, मतलब जिस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। फिर हमारे पास जो डेट है करंट, वो 1 से लेके 30 तक होती है। 31 के बाद दोबारा 1 आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह से जो साथ हमारे पास ईयर होता है, वो 4 कैरेक्टर्स का कह लें कि मजमुआ होता है, लेकिन उसमें फिर हम पुरानी डेट को उस तरह से स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी जो ये डाटा टाइप्स हैं यही अलग से बन जाती हैं। डेट में खाली डेट स्टोर होती है, डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प में हमारे क्लिक स्टोर होते हैं, ठीक है। ये आप बाद में देख लीजिएगा कभी। फिर हमारे पास आती हैं स्ट्रिंग टाइप्स, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप्स आपको पता होगा, जिसमें हम अल्फा न्यूमेरिक चीज़ें स्टोर करते हैं, वो हमारी स्ट्रिंग टाइप्स होती हैं, ठीक है। करेक्टर, बार वेरिएबल करेक्टर, ब्लॉब टेक्स्ट, ठीक है। करेक्टर, वेरिएबल करेक्टर यूजुअली सिंगल लाइन या सिंगल लाइन इनपुट के लिए हम ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉब और टेक्स्ट ये हम मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट इस्तेमाल करना हो, ठीक है। फिर उसमें कह लें कि हमारे पास टाइप आती हैं, छोटा टेक्स्ट, बड़ा टेक्स्ट, ठीक है। तो ये तो डाटा टाइप्स होगी। ये अभी हम जब डेटाबेस पर आएंगे ना, इनको और भी देख लेंगे हम प्रैक्टिस करके। तो बंद कर देता हूँ।
तो आप लोगों में से क्वेश्चन किसी का कोई हो तो वो बता दो। चलो अभी हमने वैसे कुछ देखा नहीं जहाँ पे कंफ्यूजन हो, कम्प्लेक्शन हो। अच्छा हम अब देखते हैं, अब हमने पढ़नी है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या चीज़ है, ठीक है। एसक्यूएल असल में स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है। हमने एसक्यूएल एक कह लें लैंग्वेज है, और हमने क्या पढ़ना है, माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। माई एसक्यूएल एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसी तरह एम एस एसक्यूएल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ठीक है। इस तरह माई एसक्यूएल जो फ्री है, एम एस एसक्यूएल के लिए आपको अगर डिप्लॉय वगैरह करते हैं ऑनलाइन वगैरह कहीं, तो उसके लिए पे करना पड़ता है आपको। तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज दोनों में यूज होती है, ठीक है, या ओरेकल में भी यूज होती है। तो कोई भी डेटाबेस उठाएंगे आप, वहां पे कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होगी ना, उसको हम एसक्यूएल कहते हैं, ठीक है। अब एसक्यूएल से बनता क्या है, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल से क्या बनता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अच्छा अब डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में हम चीज सेव करवाते हैं, रिट्रीव कराते हैं। डेटाबेस में हम क्या लें, प्रोग्रामिंग नहीं करते, ठीक है, कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, ठीक है। तो डेटाबेस से क्या करते हैं हम, डेटाबेस से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे ना, कि ये वाला डाटा दे दो, ये वाला डाटा स्टोर कर लो, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होगी ना डाटा लेने की या स्टोर करने की या नया डेटाबेस बनाने की, इसको हम कहते हैं क्यूरी, ठीक है। क्यूरी आपको पता होगा, जिस तरह से आपका कोई सवाल होता है तो सवाल को भी हम क्यूरी कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो इंस्ट्रक्शन हमने डेटाबेस को देनी है कि डाटा रिट्रीव करनी है या डाटा स्टोर करना है, उसको हम क्यूरी कहते हैं। ये क्यूरी क्यों कहते हैं, ये आपको आगे जाके अंदाजा भी हो जाएगा कि यूजुअली हम इसी तरह पूछ रहे होते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस स्टेट से इस स्टेट तक हमारे पास कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। अगर फॉर एग्जांपल मैं डेटाबेस से पूछता हूँ तो ये क्यूरी है ना, क्यूरी की तरह ही बन जाती है। तो इसलिए हम इसको क्यूरी कहते हैं। इसमें हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे होते, फॉर लूप नहीं लगाया होता हमने, या वाइल लूप नहीं लगाया होता, या हमने कोई कंडीशनल्स नहीं लगाए होते, इफ एल्स वगैरह, ठीक है। तो इसलिए इस लैंग्वेज को हम क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा अब इसको स्ट्रक्चर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी हम आज देखेंगे जल्दी से जितना भी हो सका। तो एसक्यूएल में डेटाबेस से बात करने के लिए मुझे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज चाहिए होती है। मैं क्यूरीज उसको बना बना के उसको देता हूँ ताकि वो अपना काम करवा सको। एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट्स डाटा, ये मैंने बात आपको कर दी है कि एसक्यूएल का काम क्या होता है, डेटाबेस को एक्सेस करना और डेटाबेस को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करने का मतलब ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम, उससे डाटा ले भी सकते हैं, उसमें डाटा डाल भी सकते हैं, उसमें से डाटा डिलीट भी कर सकते हैं। एसक्यूएल इज ए एएनएसआई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड। अच्छा ये स्टैंडर्ड शायद आपने पढ़े हुए होंगे, जिस तरह से आस्की स्टैंडर्ड होता है या और स्टैंडर्ड होते हैं, कि फॉर एग्जांपल एम के की मैं प्रेस करता हूँ तो उसका कोड क्या है, ठीक है। तो इसी तरह से एसक्यूएल का भी स्टैंडर्ड बना हुआ है, और वो एएनएसआई स्टैंडर्ड है, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड है। अच्छा एसक्यूएल क्या क्या कर सकता है, एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस के अगेंस्ट क्यूरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब क्यूरीज क्या होती हैं, मैंने आपको बताया कि डेटाबेस रिट्रीव करने के लिए या डेटाबेस को स्टोर करने के लिए मुझे कोई ना कोई क्यूरी बनानी पड़ेगी। कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस में स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर है, तो मैं देखूंगा कि आज मंडे के दिन कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो उसकी मैं एक क्यूरी बना के सेंड कर सकता हूँ। एसक्यूएल कैन रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है रिकॉर्ड्स डेटाबेस के अंदर। एसक्यूएल कैन अपडेट रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस, डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस, क्रिएट न्यू डेटाबेस। अच्छा ये तो डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, ये तो आपको पता ही, अंदाजा हो ही गया होगा। एसक्यूएल जो है वो नया डेटाबेस भी बना सकता है, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं होती वैसे ही हम उससे जीयूआई से डेटाबेस बनाए, हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज से भी डेटाबेस बना सकते हैं। एसक्यूएल कैन क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर इन अ डेटाबेस। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होते हैं, जो ट्रिगर होते हैं किसी भी इवेंट के होने के ऊपर, ठीक है। एसक्यूएल कैन क्रिएट व्यूज इन डेटाबेस। व्यूज क्या होते हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कमांड्स एसक्यूएल के हवाले से। अच्छा अब एक सिलेक्ट की कमांड है, फिर अपडेट, डिलीट, इंसर्ट। अच्छा सिलेक्ट की कमांड क्या कर,
क्या करती है, एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम डेटाबेसेस, कि जब भी मैंने डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करना है तो मैं ये एसक्यूएल कमांड है सारी, ठीक है, तो मैं सिलेक्ट की कमांड यूज करूंगा, ठीक है। जब भी मैंने डाटा लेना है ना डेटाबेस से तो सिलेक्ट की कमांड आएगी। अगर मैंने कोई चीज अपडेट करनी है डेटाबेस के अंदर तो अपडेट की कमांड हम लिखेंगे, फिर हम डिलीट की कमांड लिखेंगे अगर कुछ डिलीट करना है, फिर इंसर्ट इनटू की अगर कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है। ये सारी हमने देखनी है तो हम इसको बारी बारी करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ना मैं आपको एक फाइल दे दूं जिसमें ये सारी की सारी लिखी हुई है, मेरे पास डाउनलोडेड पड़ी हुई होती है, मैं चेक करता हूँ। पर यहाँ पे पड़ी, बल्कि मैंने पिछली क्लास को दिखाई। ये मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक मिनट में मैं ये आपको डाउनलोड करके सेंड करता हूँ। अच्छा, ये मैं आपके सवाल का अभी ना रिप्लाई करता हूँ, एक मिनट मुझे बस फाइल ढूंढने में। फाइल डाउनलोड कर लो। अच्छा, अब इसको हम अपलोड भी कर देते हैं, जनरल करते हैं। अच्छा, ये मैं ना फाइल अपलोड कर रहा हूँ एक, यहाँ से कर अच्छा, ये मैंने फाइल आपको एक दी है, सेंड की है। इसमें ना इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपने डेटाबेस एसक्यूएल की क्यूरीज को किस तरह से रन करना है। अभी हमने अपने कंप्यूटर के अंदर एसक्यूएल की क्यूरी नहीं बनाई, तो हम जो अपनी क्यूरीज हैं वो ऑनलाइन ही टेस्ट करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आप सारे खोल लें तब तक, ये एसक्यूएल की क्यूरीज जो सॉरी जनरल के थ्रेड में एक फाइल मैंने सेंड की है, ये आपने खोल लेनी है, ठीक है। इसके ऊपर एक लिंक भी दिया हुआ है, ये वाला लिंक भी खोल लें आप, ठीक है। कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह की फाइल खुल जाएगी आपके पास, ये आप खोल लें। तब तक मैं अच्छा सर, क्या करंट ऑपरेशन माई एसक्यूएल में होते हैं? अच्छा, अब ये जो क्रिएट करंट से बनता क्या है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। जो करंट ऑपरेशन है वो माई एसक्यूएल नहीं, ये हर एसक्यूएल में हो जाते हैं। ये एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ना, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इसके लिए हमें दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन चाहिए होती है। एक वो लैंग्वेज जिसमें हमने ये काम करना है, फॉर एग्जांपल PHP या माई एसक्यूएल या PHP या कोई भी आपकी लैंग्वेज होगी, उसमें आपने ये बनाना होगा, क्रिएट का बटन लगाना है, रीड का बटन लगाना है,
अपडेट का बटन लगाना है या डिलीट का बटन लगाना है। तो CRUD ऑपरेशन जो होते हैं ना, असल में परफॉर्म तो वो हम एसक्यूएल में ही करते हैं, लेकिन वो एक CRUD ऑपरेशन आप कह लें कि एक GUI बना होता है जिसको मैं एक बटन दबाऊं तो कोई चीज डेटाबेस में क्रिएट हो जाए, कोई बटन दबाऊं तो कोई चीज डेटाबेस से फैच हो जाए, कोई बटन दबाऊं तो अपडेट हो जाए, कोई चीज मॉडिफाई हो जाए डेटाबेस में, कोई बटन दबाओ तो डेटाबेस में चीज डिलीट हो जाए। तो ये क्रिएट ऑपरेशंस जो है ना, ये आप कह लें कि दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी एसक्यूएल। ठीक है, ये हम देखेंगे जब हम एक दफा देख लें एसक्यूएल की सारी डिटेल्स, सारी की सारी चीजें। अच्छा, ये वाली फाइल है आपके पास, ये मैं फाइल भी खोल लेता हूँ। इस तरह की फाइल नजर आएगी आपके पास। अच्छा, फाइल रीनेम कर दिया मैंने। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि आप इस लिंक पे चले जाएं। ठीक है, आप ये लिंक कॉपी करें और पेस्ट करके खोल लें, आपको इस तरह की इस तरह की एक स्क्रीन नजर आएगी। अब ये क्या स्क्रीन है, ये W3 स्कूल नहीं ना, एक अगर मैं स्टोर डेटाबेस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखेंगे पहले से एक डेटाबेस बनी हुई है। ठीक है, हमें डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब डेटाबेस में चीजें क्या होती हैं, एक डेटाबेस में चीजें स्टोर होती हैं रोज और कॉलम्स की बेसिस के ऊपर। ये एक रो है, ठीक है, और ये यहाँ पे कस्टमर आईडी एक कॉलम है, कस्टमर नेम एक कॉलम है, कॉन्टेक्ट नेम एक कॉलम है, एड्रेस एक कॉलम है। ठीक है, अब सारी कॉलम्स मिलके एक रोज बनाते हैं। ठीक है, अब ये एक रो में देखूं मैं तो हर कॉलम की एक एक एंट्री होगी। ठीक है, अब रो का जो पहला एलिमेंट है उसमें 1 है, रो का दूसरा एलिमेंट उसमें कस्टमर नेम है, तीसरे आइटम रो की जो है उसमें कॉन्टेक्ट नेम है। ठीक है, चौथे आइटम जो है उसका एड्रेस है, पांचवी आइटम उसकी सिटी है, फिर पोस्टल कोड है, फिर कंट्री है उसकी। ठीक है, तो ये मिलके एक रो बनाती है। लेकिन अगर मैं सिंगल कॉलम को देखूं तो सिंगल कॉलम में एक इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होती है। ठीक है, और रोज और कॉलम्स मिलके क्या बनाते हैं, रोज और कॉलम्स मिलके हमारे पास एक टेबल बनाते हैं। जिस तरह से ये कस्टमर का टेबल है, इसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है सारी। ये कैटेगरीज का टेबल है, इसमें कैटेगरीज की इन्फॉर्मेशन होगी सारी। ये एम्प्लॉयज का टेबल है, इसमें एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन होगी सारी। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स का टेबल है, इसमें ऑर्डर डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन है सारी। ठीक है, प्रोडक्ट्स का टेबल है, इसमें प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है सारी। इसी तरह सप्लायर्स का टेबल है, इसमें सप्लायर की इन्फॉर्मेशन है सारी। ठीक हो गया। अच्छा, ये ना हम अभी खाली प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जो असल डेटाबेसेस हैं वो तो आपको पता है कि अगर मैं इसको कर लेते हैं, मैं आपको डेटाबेसेस भी दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा चलने में, पोर्ट मिल जाएगी तो ये चल देगा। चला नहीं अभी तक। अच्छा, माई एसक्यूएल नहीं करना, PHP माई ऐड करना, सॉरी। अच्छा, अब ये देखें जिस तरह से ये एक मैंने क्लास पे पिछली में पढ़ाई थी, ये एक टेबल है क्लासिक्स का, इसमें फिर डेटाबेस बनी हुई है। ठीक है, अगर मैंने नई डेटाबेस बनानी, बल्कि आप लोगों ने भी बनाई थी नई डेटाबेस, तो न्यू पे क्रिएट करते हैं, न्यू डेटाबेस बन जाती है। ठीक है, फिर इसी के अंदर जिस तरह से ये न्यू, इसके अंदर न्यू टेबल बनाना है, न्यू टेबल बना लें आप। ठीक है, उसमें आप रोज कॉलम्स वगैरह डेटा टाइप लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, अभी बाद में देख लेंगे। पहले हम देख लें कि डेटाबेस से डाटा को काम कैसे करवाना है। ठीक है, उसमें भी हम चले जाएंगे बाद में। अच्छा जी, तो कहाँ पे थे हम? ये आपके पास आ गई होंगी चीजें,
Sir, can we add more than one row in a single column, as we do in Excel by using Alt Enter? अच्छा, can we add more than one row in a single column? जो एक कॉलम है ना, आप कह रहे हैं कि इसकी दो वैल्यूज हो सकती है 1 और 2, तो वो यूजुअली नॉर्मलाइजेशन में ये हम इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। जो एक कॉलम है वो उसकी जो एक एंट्री होगी वो एक रो को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर वो एक रो को रिप्रेजेंट ना करे और मल्टीपल वैल्यूज आए तो उसमें फिर मसला हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं सिलेक्ट की क्यूरी को, ठीक है। सबसे पहली हमारी क्यूरी जो है वो सिलेक्ट की क्यूरी है। अब मैंने क्या किया है, आपने क्या करना है, ये जिस तरह से सिलेक्ट की क्यूरी लिखी हुई है सिलेक्ट, तो आपने ये सिलेक्ट को कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें क्या होता है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारे पास टेबल है, कस्टमर का टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये देखें ये क्यूरी क्या कर रही है। अब मैं इस क्यूरी को रन एसक्यूएल करता हूँ तो ये क्यूरी चल जाएगी। तो इस क्यूरी ने क्या किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। इस क्यूरी ने क्या किया है कि कस्टमर टेबल के अंदर जितने भी रोज थे, 91 रोज थी, जितने भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों ही सारों को सारे के सारे उसने दिखा दिए, ठीक है। तो सिलेक्ट करता क्या है, सिलेक्ट असल में डाटा रिट्रीव करने के लिए, जब हमने पहले भी बात की थी कि सिलेक्ट क्या किस लिए यूज करेंगे, जब भी हमने डाटा रिट्रीव करना हो तो उसके लिए हम सिलेक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे। अच्छा, अब ये स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब है कि सारे कॉलम्स रिटर्न करो, ठीक है। अगर मैं स्टार की जगह खाली एक कॉलम का नाम लिख दूं, ठीक है, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, ठीक है, ये एक कॉलम है ना कस्टमर आईडी, और मैं इसको रन स्केल करूं तो आप देखें मेरे पास खाली एक कॉलम आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसके साथ एक और कॉलम ऐड करना चाहूँ, कस्टमर कॉमा डाल के कस्टमर नेम, ये कस्टमर नेम आ गया। इसके साथ में एक और कॉलम ऐड करना चाहूँ, एड्रेस, एड्रेस है ही नहीं, सिटी, ठीक है, और पोस्टल कोड ये आ जाएंगे, और क्या था, कॉन्टेक्ट नेम, ठीक है, कॉन्टेक्ट नेम आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैं जिस तरह क्यूरी लिखते जा रहा हूँ ना उस तरह आती जा रही है। पहले कस्टमर ने कस्टमर आईडी, फिर कस्टमर नेम, फिर सिटी, फिर पोस्टल कोड, फिर कॉन्टेक्ट नेम, ठीक है। और अगर मैं करूँ कि कंट्री, तो वो कंट्री सबसे एंड पे आ जाएगी। लेकिन अगर अब ये देखें ये कितनी लंबी सारी बन गई है, और इसमें भी मेरे ख्याल में एक एड्रेस वाली रह गया, एड्रेस का था शायद, ठीक है, एड्रेस भी आ गया, ठीक है। अब ये सारी की सारी कॉलम्स आ गई, लेकिन ये देखें ये कितनी लंबी आपकी क्यूरी बन गई है, ठीक है। तो इसका अब सिंपल, अगर मैंने सारे के सारे कॉलम्स को इंक्लूड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंपल स्टार लगा दूंगा। स्टार का मतलब होता है कि सारे कॉलम्स हैं मेरे पास, ठीक है। आप देखें आप सारे कॉलम्स आ रहे हैं मेरे पास, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, ठीक है, यही वाले कॉलम्स है सारे, ये सारे कॉलम्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो सिलेक्ट जब भी रिट्रीव करना है मैं सिलेक्ट करूंगा, और उसके आगे जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर मैंने कोई थोड़े कॉलम्स रिट्रीव कराने डाटा के, मैं थोड़े कॉलम्स लिख सकता हूँ। मैंने सारा पूरा टेबल रिट्रीव करवाना है तो मैं स्टार लिख लूंगा, ठीक है। फिर आगे है हमारे पास फ्रॉम का कीवर्ड। फ्रॉम का कीवर्ड क्या स्पेसिफाई करता है कि किस टेबल पे क्यूरी लगानी है। अब ये टेबल मैंने लिया है कौन सा, कस्टमर्स का। अगर मैं कैटेगरीज का टेबल लेता हूँ, कैटेगरीज यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम कैटेगरीज, और इसको मैं रन एसक्यूएल करता हूँ, तो ये देखें आप कैटेगरीज की मेरे पास सारी की सारी टेबल आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज करता हूँ, ये देखिए आपके पास सारी की सारी एम्प्लॉयज की रिजल्ट आ गया, ठीक है। फिर ऑर्डर्स करता हूँ मैं, तो ये ऑर्डर्स का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्यूरी में क्या कौन सी चीज क्या कर रही है, जो सिलेक्ट है आपका
वो क्या कर रही है, वो आपका डाटा रिट्रीव करने की कमांड है सिलेक्ट। ठीक है, इससे पता चल जाएगा इसको, जो भी मैं आगे लिखूंगा इसका मतलब है कि डाटा को रिट्रीव करना। स्टार का मतलब है सारे कॉलम्स। ठीक है, अगर मैं एक कॉलम लिखता हूँ तो वो एक कॉलम रिटर्न करेगा, मैं 10 कॉलम लिखूंगा यहाँ पे 10 कॉलम रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ तो इसका मतलब होता है ऑल। तो ये इसको हम पढ़ते भी ऐसे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, हमारी क्या थी, आपको वहां पे नजर आएगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, तो अभी तो हम इस तरह यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये खाली टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। इसको फिर हम पीएचपी के अंदर जब यूज करेंगे तो फिर हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा जिसको हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये क्यूरी आपकी चल गई है यहाँ पे, ये मेरे ख्याल में चल जानी चाहिए, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसका। अच्छा, ये क्या बता रहा है, the select statement is used to select data from databases, the result is stored in a result table called the result set। ठीक है, तो हमारे पास सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या यूज होती है, सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, ये हमने कर लिया। बाकी हमने ये भी देख लिया कि हम डिफरेंट सिलेक्ट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो कॉलम्स को स्पेसिफाई करता है, कितने कॉलम्स का रिजल्ट उसने सेट करना है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं डिस्टिंक्ट का कीवर्ड। अच्छा, अब डिस्टिंक्ट का कीवर्ड क्या करता है, इन ए टेबल ए कॉलम में कंटेन मैनी डुप्लीकेट वैल्यूज and sometimes you only want to list different distinct values। ठीक है, the distinct keyword can be used to return only distinct different values। अच्छा, अब distinct का कीवर्ड क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कंट्री जो है, कंट्री का अगर मैं टेबल लेता हूँ, कंट्री का अगर मैं रिजल्ट लेता हूँ तो यहाँ पे कंट्री काफी सारे रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जर्मनी है, मैक्सिको, मैक्सिको रिपीट हो रहा है, स्वीडन, जर्मनी फिर रिपीट हो गया, फ्रांस, स्पेन, ये तो कंट्री काफी सारी रिपीट हो रही है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, मैं रिजल्ट रिटर्न करूंगा तो यहाँ पे मुझे आप देखें काफी सारी चीजें रिपीट हो रही होंगी। ठीक है, और यहाँ पे देख लें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 91। ठीक है, तो टोटल 91 कस्टमर है, तो 91 कस्टमर की हर कस्टमर के अगेंस्ट जो कंट्री है वो इसने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। लेकिन अगर मैंने क्यूरी चलानी होती कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है मेरे पास, ठीक है, तो तब तो ये 91 कंट्रीज तो नहीं है क्योंकि कंट्रीज तो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमारे पास होता है डिस्टिंक्ट का कीवर्ड। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट का कीवर्ड क्या करता है, अब देखें अब मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आ गए हैं, 21। डिस्टिंक्ट के कीवर्ड ने क्या किया, जो सिमिलर एंट्रीज थी उनको रिमूव करके, अच्छा डेटाबेस से रिमूव नहीं किया, उसने सिमिलर एंट्री को रिजल्ट में से रिमूव किया। ठीक है, ये दोनों इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। जो एंट्री थी वो डेटाबेस से रिमूव नहीं हुई, वो कह लें आपकी रिमूव हुई है रिजल्ट सेट में से। ठीक है, तो अब मैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जो कंट्रीज आएंगी वो आ जाएंगी लेकिन वो रिपीट नहीं हो रही होंगी। देखें यहाँ पे जर्मनी इस लिस्ट में एक ही दफा है, मैक्सिको इस लिस्ट में एक ही दफा है, यूके एक ही दफा, जितने भी कंट्रीज हैं वो खाली एक एक दफा ही आएंगी। ठीक हो गया जी, कोई क्वेश्चन इसमें से? ठीक है, ये अगली क्यूरी भी है, आप लिख के यहाँ पे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, ये क्यूरी आप कॉपी करें। ठीक है, आप इसको यहाँ पे चला के देखें कि क्या रिजल्ट आता है आपके पास। पहले डिस्टिंक्ट के साथ चला लें, फिर डिस्टिंक्ट के बगैर। डिस्टिंक्ट के साथ आपको 69 कंट्रीज मिलेंगी, डिस्टिंक्ट के बगैर आप चलाएंगे तो आपको 91 मिलेगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। देखें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 69 है, अभी मैं दोबारा करता हूँ तो 91 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा जी आगे चलें। अच्छा, अब आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास, वेयर क्लॉज। अब वेयर क्लॉज क्या करती है, अच्छा सिलेक्ट के बाद आपने देखा है, सिलेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, यूजुअली हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि रोज तो हमने सेलेक्ट नहीं की। ठीक है,
अब कॉलम्स और रोज में बहुत फर्क है। एक कॉलम के अंदर एक चीज से रिलेटेड वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम के कॉलम के अंदर कस्टमर नेम ही वैल्यू होगा। और अगर हम एक रो में देखें, एक रो में पूरा एक रिकॉर्ड है, ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। मैं कॉलम को तो ब्रेक कर सकता हूँ कि ये कॉलम सिलेक्ट हो, रिजल्ट सेट में ये कॉलम आए, ये कॉलम ना आए, लेकिन मैं रिकॉर्ड का नाम तो नहीं ना ले सकता कि कॉलम नंबर 1 ना आए, रो नंबर 2 ना आए, रो नंबर 3 ना आए। वो तो हमें कॉलम में तो एक इंफॉर्मेशन है, एक रिकॉर्ड में तो पूरा पूरा डाटा है, ठीक है। तो अब रोज को हमने किस तरह से सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फला फला नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें कंडीशन देनी पड़ती है। कॉलम्स को तो मैं आसानी से सिलेक्ट कर सकता हूँ ना, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ये तो मैंने खुद रखे हुए हैं, ठीक है। कस्टमर आईडी भी मैंने खुद रखा है, कस्टमर नेम भी, ये जो नाम है कस्टमर, कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, तो मैंने डेटाबेस बनाई है, मुझे पता होगा कस्टमर नेम या ये बाकी सारी चीजें क्या है। बाकी सारी जो रोज के अंदर तो डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब रोज को मैं कैसे बुलाऊंगा कि रो नंबर 2, ठीक है, रो नंबर 2 के अंदर क्या है वो तो हमें नहीं पता अभी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वेयर की क्लॉज का काम क्या काम करती है कि नंबर ऑफ रोज या कोई स्पेसिफिक डाटा हमने सेलेक्ट करना हो तो वो वाली रो को हमें फेच करके देती है, ठीक है। तो हम वेयर क्लॉज को देखते हैं। The where clause is used to extract only those records that fulfill a specified criterion, ठीक है। तो वेयर क्लॉज क्या करेगी, वेयर क्लॉज हमें हेल्प करेगी कि जो स्पेसिफाई क्राइटेरिया हमने स्पेसिफाई किया है क्यूरी के अंदर, उस क्राइटेरिया के ऊपर जो भी रिकॉर्ड मीट करेगा उसको वो फेच कर लेगी, ठीक है। अब जिस तरह से हमारे पास ये क्यूरी है वेयर की, ठीक है, ये मैं चलाता हूँ। पुराने स्केल करते हैं। अच्छा, मैक्सिको कोई नहीं, जर्मनी कर लेते हैं कंट्री को। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने जर्मनी की है, मैक्सिको का मेरे ख्याल में स्पेलिंग नहीं सही थी। मैंने कैपिटल में लिखे हुए थे। अच्छा, अब ये क्या है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको, ठीक है। अब देखें, अब मेरे पास कौन से रिजल्ट आए हैं जिनका कंट्री मैक्सिको है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी करता हूँ, तो वेयर की क्लॉज क्या काम करेगी, जितने भी कंट्री जहाँ पे जर्मनी होगा उन उसको दिखा देगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे एक सिटी बर्लिन है, तो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ वेयर सिटी, सिटी एक कॉलम है, सिटी में जहां पे भी वैल्यू बर्लिन हो वो जगह मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पे देखें एक रिकॉर्ड आया मेरे पास और यहाँ पे बर्लिन, एक ही रिकॉर्ड था जिसमें बर्लिन था और वो मेरे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं कस्टमर आईडी से भी फेच कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि कस्टमर आईडी है अगर किसी की 50, ठीक है, वो फेच करो, तो मैं 50 की कस्टमर आईडी फेच करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये अब वेयर देखें आप क्या काम कर रहे हैं, वेयर देख रहा है पूरी रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा आपको जिसकी वो मिलती हुई वैल्यू होगी, ठीक है। सिलेक्ट ऑल, ऑल का मतलब सारे कॉलम्स, फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर के टेबल में से, वेयर, अब वेयर के आगे मैंने ना अपना जो पूरा रिजल्ट सेट होगा मेरे पास उसमें से छांटी करनी है कि कौन सा रिकॉर्ड लेना है जिसकी कस्टमर आईडी 50 है, वो आ गया मेरे पास, ठीक है। अब जिस तरह हमने किया था कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ है कि खाली वो वाले रिकॉर्ड्स आए हैं जिनकी कंट्री मैक्सिको थी। तो वेयर क्या काम करती है, वेयर आप कह लें रिकॉर्ड्स को स्पेसिफाई करती है कि उन रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगी जिनकी वैल्यू ये वाली सेम स्पेसिफाइड होगी, ठीक है।
Sir, reference to my previous question, I want to add data in one like this. Irfan Hassan. In name column, I edit name and 2 lines. हाँ 2 lines में तो आप कर सकते हैं. इसमें इरफान हसन अगर आपने इस तरह लिखा हुआ है तो वो तो कोई मसला नहीं है. यहाँ पे भी हुआ है. ठीक है. तो ये है एक ही एंट्री. ठीक है. इसको हम एक ही एंट्री पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ पे मैं एक कॉलम के एक सेल के अंदर मल्टीपल एंट्रीज नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये एक ही एंट्री काउंट होगी. ठीक हो गया. तो वेयर का काम आपको समझ आ गया. मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है. सिलेक्ट के बाद वाला चीज जो होता है वो कॉलम सेलेक्ट करता है और वेयर जो है वो यूजुअली आपका रो सेलेक्ट करता है. ठीक है. कंडीशन मीट करनी है, कोई भी कंडीशन हो सकती है. यहाँ पे कंट्री, सिटी, पोस्टल कोड. ठीक है. अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ कस्टमर नेम. अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये मुझे खाली कस्टमर नेम दिखाएगा. किसका? फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको. जो भी मैक्सिको की कंट्री होगी ना उसका खाली कस्टमर नेम दिखाएगा, कंट्री भी नहीं दिखाएगा. ये देखें. ठीक है. तो उसने कंट्री भी नहीं दिखाई, बस उसने ये बता दिया कि ये वाले कस्टमर्स जो है वो हमारे मैक्सिको से आ गए. क्वेश्चन क्या है? नेम ऑफ कॉलम आई नेम इन 2 लाइन्स. यार लाइन से कुछ नहीं होता. आपका एक जो कॉलम होगा ना वो एक ही रहेगा. मतलब एक कॉलम जो है ना वो एक ही कॉलम रहेगा. इसमें आप डेटाबेसेस के अंदर इस कॉलम के अंदर एक कॉलम को 2 कॉलम नहीं बना सकते. ठीक है. 2 लाइन्स में तो आप एंटर कर सकते हैं. आल्ट एंटर भी यही काम करता है कि खाली उसमें स्पेस एंटर करता है. ठीक है. नेक्स्ट न्यू लाइन करेक्टर बैकस्लैश एन यहाँ पे आप लगा लेंगे. ठीक है. अच्छा, अब हम देख लेते हैं एसक्यूएल के एंड और ऑपरेटर्स. ठीक है. अब एसक्यूएल में एंड और ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं. ये एंड और हम यूज कहाँ पे करेंगे? ये हम वेयर की क्लॉज के साथ यूज करेंगे. ठीक है. तो पहले देख लेते हैं एंड और करते क्या, फिर हम उसकी क्यूरी भी देखते हैं. द एंड ऑपरेटर डिस्प्लेज ए रिकॉर्ड इफ बोथ द फर्स्ट कंडीशन एंड द सेकंड कंडीशंस आर ट्रू. ठीक है. तो एंड में हम क्या करते हैं, अब जिस तरह वेयर में हम कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे होते हैं ना कि अगर तो कंट्री मैक्सिको है तो वो दिखा दे. ठीक है. तो मैं एंड लगा के मल्टीपल कंडीशंस लगा सकता हूँ. ठीक है. ये एंड और गेट्स आपने पढ़े होंगे यूजुअली. आपने इधर नहीं पढ़े होंगे तो फिजिक्स में कम से कम पढ़े होंगे. तो ये एंड और गेट्स एंड या और क्या काम करते हैं. एंड में दोनों कंडीशंस को, पहली वाली और दूसरी को, दोनों जब स्पेसिफाई, दोनों जब करेक्ट होंगी तब हमारे पास रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा. और कंडीशन में क्या होता है, द और ऑपरेटर डिस्प्लेस ए रिकॉर्ड इफ आइदर द फर्स्ट कंडीशन और द सेकंड कंडीशन इज ट्रू. तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाता है. ठीक है. अब ये हम एंड और की एग्जांपल करते हैं. ये मैं यहीं से उठा लेता हूँ आपकी. अच्छा, पहली एग्जांपल क्या है. सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर. सारे कॉलम्स कस्टमर के टेबल में से वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, जिसकी वैल्यू भी कंट्री की जर्मनी होगी, एंड सिटी इज इक्वल टू बर्लिन, और जिसकी सिटी है बर्लिन हो. ठीक है. तो अब जर्मनी के सारे रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे. ठीक है. मैं इसको कट कर लेता हूँ के लिए. अब मैं इसको चलाता हूँ. यहाँ पे देखें. यहाँ पे खाली जर्मनी के सारे रिकॉर्ड्स आ गए जो हमने पिछली क्यूरी चलाई थी. लेकिन यहाँ पे देखें एक सिटी बर्लिन है. तो हमें वही वाले रिकॉर्ड्स चाहिए जो हमारे पास बर्लिन में भी आए. ठीक है. एंड सिटी इज इक्वल टू बर्लिन. तो अब यहाँ पे जो एक कंडीशन, ये दोनों कंडीशन को जो मीट कर रही होगी वो वाली चीज आएगी मेरे पास. ठीक है. ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी एंड सिटी इज इक्वल टू बर्लिन. कंट्री जर्मनी और सिटी बर्लिन है तो वो एक रिजल्ट आएगा. अगर मैं यहाँ पे और कर देता हूँ ना तो मेरे पास अब सारे वो एक तो जर्मनी के सारे रिजल्ट आ जाएंगे, फिर जिनकी सिटी बर्लिन है वो वाले सारे रिजल्ट आ जाएंगे. ठीक है. ये देखें, जर्मनी के सारे रिजल्ट आ गए और सिटी बर्लिन के सारे रिजल्ट आ गए. लेकिन अगर मैं दोनों कंडीशन को मैच कराने के ऐसा रिजल्ट है मेरे पास जो दोनों कंडीशन को मैच कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एंड ऑपरेटर लगाते हैं. ठीक है. ठीक है. और का ऑपरेटर हमने देख तो लिया, लेकिन हम ऐसे ही यहाँ पे भी देख लेते हैं. अगर फॉर एग्जांपल और मैं लेके आता हूँ मैं
कि ऐसे रिजल्ट आए मेरे पास जिनकी कंट्री जर्मनी हो या कंट्री जो है वो स्पेन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कंट्री जर्मनी और कंट्री स्पेन के मेरे पास रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो और का ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, और का ऑपरेटर में हम दोनों कह लें कि वैल्यूज को हम देख रहे होंगे। जो ऐड का ऑपरेटर है उसमें हम देख रहे होंगे कि जो दोनों कंडीशन इकट्ठी मीट करी वो वाली, और के ऑपरेशन में इस वाली कंडीशन के भी सारे रिजल्ट आ जाएंगे और इस वाली कंडीशन के भी सारे रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब एक हम एंड और का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ये वाली अच्छा इस सिटी हम कोई और लिख लेते हैं, स्पेन की लिख लेते हैं। ठीक है, वेयर कंट्री इज इक्वल टू स्पेन, ये सारे रिजल्ट आ जाएंगे, एंड सिटी इज इक्वल टू और सिटी इज इक्वल टू मैड्रिड नहीं है। अच्छा, पहले देख लें स्पेन के अंदर सिटीज कौन कौन सी हैं। अच्छा मैड्रिड का स्पेलिंग गलत है, MADRID। तो आप यहाँ पे देखें, अब मैंने एक क्यूरी लगाई थी कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू स्पेन, स्पेन की कंट्री हो, एंड सिटी इज इक्वल टू बार्सिलोना और सिटी इज इक्वल टू मैड्रिड। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है कि पहले तो देखेगा कि जो भी कंट्री स्पेन है वो वाले रिजल्ट आ गए। ठीक है, अच्छा अब एंड आ गए मेरे पास। एंड का मतलब होता है कि ये दोनों कंडीशन को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, लेकिन अब ये दोनों कंडीशन कौन सी हैं, एक तो कंट्री स्पेन वाले सारे आ गए मेरे पास, दूसरी कंडीशन क्या थी, सिटी इज इक्वल टू बार्सिलोना, वो भी मेरे पास आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, और सिटी इज इक्वल टू मैड्रिड। ठीक है, तो बार्सिलोना और मैड्रिड इन दोनों के रिजल्ट आएंगे, लेकिन एंड की वजह से सिर्फ बार्सिलोना और मैड्रिड के रिजल्ट आएंगे जो कंट्री स्पेन के अंदर हो। ठीक है, तो ये एंड और का कॉम्बिनेशन यूज करके हमने एक क्यूरी भी बना ली। ठीक है, तो एंड और क्या करते हैं, आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप अपनी वेयर की क्लॉज को मजीद रिफाइन कर सकें। ठीक है, हो गया। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आपका? सर इस कोर्स के कितने लेक्चर्स बाकी रह गए हैं? ये हमारा कौन सा 31st लेक्चर है, तो आप कह लें कि 20 लेक्चर्स बाकी रह गए, जिनमें से जो ये माई एसक्यूएल के मेरे ख्याल में 2 लेक्चर माई एसक्यूएल के होंगे, फिर 2 लेक्चर होंगे आपके, 4 लेक्चर जो हैं PHP के हैं, और उसके बाद बाकी जो 16 लेक्चर होंगे उनमें से कह लें 12 या 15 लेक्चर जो हैं वर्डप्रेस में। ठीक है सर, these are simple queries, will go to complex queries too like writing procedures। नहीं प्रोसीजर्स वगैरह तक नहीं जाएंगे हम, कॉम्प्लेक्स हम कहाँ तक जाएंगे, हम जो टेबल ज्वाइंस वगैरह है ना वो लिख लेंगे, टेबल ज्वाइंस तक चले जाएंगे। तो प्रोसीजर्स वगैरह आप देख लीजिएगा। एंड और ऑपरेटर में फर्स्ट वाला बिफोर और वाला ऑपरेटर मस्ट होता है। हाँ जी, जो और ऑपरेटर में जो पहला ऑपरेटर लगाना है आपने वो जरूरी लगाना है, तो उसके बाद दूसरा ऑपरेटर जो है वो काम करेगी। अच्छा ठीक है, ऑर्डर बाय हो गया। अच्छा अब हम देखते हैं इंसर्ट। अच्छा ऑर्डर बाय नहीं किया हमने। ऑर्डर बाय हम किस लिए करते हैं, नाम से अगर आपको वाजे हो गया होगा कि ऑर्डर बाय हम करते हैं ऑर्डर में लाने के लिए चीज़ों को। ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट जो है वो प्राइमरी की पे या कह लें जो पहला कॉलम है उसके ऊपर वो ऑर्डर हुआ होता है। तो प्राइमरी की को भी हम देख लेंगे, अब मैं टर्म यूज़ नहीं करना चाह रहा।
द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स। ठीक है, तो ऑर्डर बाय का जो कीवर्ड है वो क्या करेगा कि कॉलम की बेस के ऊपर रिजल्ट को वो ऑर्डर करेगा। द ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट्स द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। जो ऑर्डर बाय कीवर्ड है वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। ठीक है, तो टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर यू कैन यूज डिसेंडिंग कीवर्ड। ठीक है, तो हम पहले ऑर्डर बाय का देख लेते हैं एग्जांपल। ये ऑर्डर बाय की एग्जांपल है। तो पहले हम इसको ना बाय डिफॉल्ट जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखता है। ठीक है, इसको डिसेंडिंग अभी हटा देता हूँ। अच्छा, अब ये क्या किया इसने, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय कंट्री। ठीक है, अब इसने क्या किया कि अब कंट्री ऑर्डर बाय कंट्री असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है, पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है, इस तरह से ई एफ, ई की हमारे पास कंट्री को नहीं है, एफ जी एच। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आखिर में बी आएगा। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा करना चाह रहा हूँ, इस ऑर्डर को उल्टा करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दूंगा, DESC लिख दूंगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, अगर मैंने ऑर्डर उल्टा करना है तो मैं असेंडिंग ऑर्डर लिख सकता हूँ। अच्छा, बाय वैसे किस रिकॉर्ड से आ रहा था, वैसे आ रहा था कस्टमर आईडी की वजह से। ठीक है, अगर मैं इसको हटाऊं ऑर्डर बाय के क्लॉज को, तो किस ऑर्डर, क्या चीज ऑर्डर होती है हमारे पास, कस्टमर आईडी ऑर्डर हुई भी होती है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारी कस्टमर आईडी ऑर्डर हुई। लेकिन अगर मैंने किसी भी ऑर्डर में, मैं कंट्री नहीं कर सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कह देता हूँ जनाब कस्टमर नेम से ऑर्डर करें, अल्फाबेटिकली कस्टमर नेम आ जाए मेरे पास। ठीक, कस्टमर नेम होगा, तो देखें आप कस्टमर नेम, अब ये डिसेंडिंग है, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, ए बी सी, फिर इस तरह से डी ई एफ, ये सारे आप देखें कि ये ऑर्डर बाय का काम, ऑर्डर बाय क्लॉज का काम ये करता है कि ये ऑर्डर कर देता है। उसके ऑर्डर बाय के आगे मुझे ये भी लिखना पड़ता है, कॉलम का नेम। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, अगर मैं ये वाली क्यूरी चलाता हूँ, ये वाली क्यूरी क्या काम कर रही है ये वाली क्यूरी ये काम करिए, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री कॉमा कस्टमर नेम। ठीक है, अब ये कंट्री और कस्टमर नेम दोनों से ऑर्डर कर रही है। ठीक है, तो ये अब क्या हमारे पास करेगा, अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें, कस्टमर नेम पहले सी आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, ए नहीं आ रहा पहले। ठीक है, लेकिन कंट्री, कंट्री वो उसी तरह से सही आ रही है बिल्कुल, ए बी, फिर सी आ जाएगा, कनाडा, ठीक, डी आ गया, एफ आ गया, एफ के बाद जी आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्री से तो हो रहा है, लेकिन कस्टमर नेम से क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो दोनों से इकट्ठे तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, ये कस्टमर नेम से भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक कंट्री के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर ये सारे इसी तरह से ऑर्डर है, सी ओ आर, पहले सी आता है, फिर ओ आता है, फिर आर आता है। फिर ये ऑस्ट्रिया की जो कंट्री है, इसके अंदर भी पहले ई आता है, फिर बी आता है। ठीक है, फिर बेल्जियम की कंट्री के अंदर, ये दो बेल्जियम के रिकॉर्ड हैं, इनके अंदर भी पहले एम है, फिर एस है। ठीक है, ब्राजील भी उसी तरह से है, ठीक है, सी एफ जी एच क्यू आर टी। ठीक है, ये सारे के सारे अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं। मैं एक ऐसा रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ जो अल्फाबेटिकली अरेंज ना हो। हाँ, ये देखें आप, ये देखें, अगर ये 1 के बाद 6 है, 6 के बाद 86 है, 86 के बाद 17 है, तो अगर मैं इसको खाली कंट्री पे करूँ ना, तो ये 1 6 फिर 17 फिर 86 आता। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ए बी डी आई डी आर। ठीक है, ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है। तो इसने किया क्या है, सबसे पहले मैंने कंट्री लिखा था, तो इसने कंट्री के हिसाब से इसको ऑर्डर कर दिया।
अब उसके बाद मैंने क्या लिखा है, कस्टमर नेम। तो इसने कंट्री के ऑर्डर को नहीं छेड़ा, एक कंट्री के अंदर ही उसने सारे के सारे नामों को कर दिया। अच्छा, अभी कस्टमर नेम में हटा कर दिखाता हूँ आपको जो मैं बात कर रहा था। बाकी सारे उसी तरह से आ रहे हैं। जर्मनी में हमारे पास ये केस आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये एल्फर्ड जो भी नाम है इसका, ए बी डी के बाद एफ आ गया, ठीक है। तो ये जो 86 रिकॉर्ड था हमारे पास, ये डी वाला, ये यहाँ पे नहीं आ रहा, डी के बाद नहीं आ रहा, जर्मनी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंट्री और कस्टमर नेम करता हूँ, तो पहले ये कंट्री के हिसाब से मॉडिफाई करेगा और फिर कंट्री के अंदर कंट्री का वो कह लें कि वो नहीं छेड़ेगा, कंट्री का ऑर्डर नहीं छेड़ेगा, लेकिन कंट्री के अंदर जो कह लें कि डाटा है, कस्टमर नेम है, उसको अल्फाबेटिकली उसने अरेंज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये वाला 16 और फिर ये 86 वाला रिकॉर्ड, ये जो सबसे नीचे आ रहा था जर्मनी में, ये यहाँ पे आ गया, डी की लाइन में आ गया, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, तो ये ऑर्डर बाय का जो है, मैं मल्टीपल उस पर भी चला सकता हूँ, तो वो चल जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इंसर्ट इनटू के ऊपर, ठीक है। अब इंसर्ट इनटू की क्यूरी क्या करती है, डाटा को इंसर्ट करने के काम आती है। ठीक है, नाम से हमारे हमें क्लियर है कि इंसर्ट इनटू की क्यूरी क्या करेगी, डाटा को इंसर्ट करेगी। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन टेबल। एसक्यूएल इंसर्ट इनटू सिंटैक्स अच्छा, दो तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम पहला वाला देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहीं पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं ये क्यूरी क्या कह रही है। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, वहां पे क्या आ गया, कस्टमर नेम आ गया। अच्छा, कस्टमर आईडी जो है ना, वो हमारी प्राइमरी की है, वो खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट होती है। जब भी मैं नया रिकॉर्ड डालूंगा, वो रिकॉर्ड खुद ही से आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। कस्टमर नेम, फिर कॉन्टेक्ट नेम आ गया हमारे पास, फिर एड्रेस आ गया, फिर सिटी, फिर पोस्टल कोड, फिर कंट्री, ठीक है। अब उनकी वैल्यूज देनी है मैंने, तो वैल्यूज आ गई, कार्डिनल, टॉम डी, आइक्शन, ये उसका एड्रेस आ गया, ये उसकी सिटी आ गई, ये उसका पोस्टल कोड आ गया, और ये उसकी कंट्री आ गई, ठीक है। मैं रन एसक्यूएल करता हूँ। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा डाला हुआ है। मैं रन एसक्यूएल करता हूँ, तो वो क्या करता है, यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस, रोज इफेक्टेड 1, कि एक रो ऐड हो गई है इसमें। अब यहाँ पे देखिए, ये 91 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे, ये क्यूरी चलाने के बाद 92 हो गए। मैं कस्टमर्स का टेबल खोलता हूँ और इसके सबसे एंड पे देखें आप, जो मैंने अभी क्यूरी चलाई है उसका डाटा आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये इंसर्ट इनटू की क्यूरी आपके पास भी पड़ी हुई होगी, आप इसको देख लें। सबसे पहले मैंने कॉलम्स का नाम लिखा है और उसके बाद वैल्यूज लिख दी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं अपडेट की स्टेटमेंट। अब अपडेट की स्टेटमेंट क्या काम करती है, अपडेट की स्टेटमेंट आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको अपडेट करेगी। इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट क्या करेगी, नया रिकॉर्ड एंटर करेगी। और दूसरी क्या चीज थी, अपडेट की स्टेटमेंट। अपडेट की स्टेटमेंट क्या कर रही है, रिजल्ट को अपडेट करेगी, ठीक है। द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, ठीक है। ये अपडेट की क्वेरी चला लेते हैं हम। ये क्वेरी मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्वेरी है अपडेट कस्टमर्स, कस्टमर के टेबल में अपडेट करनी है, और उसके बाद सेट का कीवर्ड यूज करते हैं। सेट कॉन्टेक्ट नेम, ये सिटी हैम्बर्ग वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू दिस, ठीक है। कस्टमर नेम ये हमारे पास पहले ही आ रहा है। अच्छा, पहले कस्टमर नेम के हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट नेम जो है ना, इसका क्या लिखा हुआ है, मारिया आंद्रेस, इसको हम चेंज कर रहे हैं आल्फ्रेड श्मिट, और इसकी सिटी बर्लिन है, इसकी सिटी हम हैम्बर्ग कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला ही रिकॉर्ड है, ठीक है। इसका सिंटेक्स दोबारा से देख लें। अपडेट क्या कर रहे हैं, कस्टमर के टेबल पे, और हमने वैल्यू क्या सेट करनी है, कौन कौन सी वैल्यू सेट करनी है, कॉन्टेक्ट नेम को ये करना है, सिटी को ये करना है, ठीक है। और कौन सी जगह पे करनी है, वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मैं इस क्यूरी को चलाऊंगा तो आप देखें कॉन्टेक्ट नेम और सिटी दोनों चेंज हो जाएंगे।
अच्छा, इसमें इस क्यूरी में भी एरर है, क्या एरर है, ये एरर है, ठीक है। हैम्बर्ग के आगे मैंने, सिटी के आगे मैंने ये नहीं डाला, ठीक है। रन एक्सपेल करता हूँ, तो अब पहला देखते हैं, यहाँ पे देखें कॉन्टैक्ट नेम चेंज हो गया और सिटी भी चेंज हो गई मेरे पास, ठीक है। तो अपडेट की क्यूरी क्या करती है, अपडेट की क्यूरी के दो कीवर्ड्स हैं, अपडेट और सेट, और उसमें जो भी मैं पैरामीटर्स दूंगा उसको चेंज कर देगा और मुझे वेयर के आगे बताना पड़ेगा कि कहाँ पे चेंज करनी, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आ जाती है हमारे पास डिलीट की क्यूरी। डिलीट की क्यूरी भी इसी तरह से काम करती है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, वेयर कस्टमर जो भी आपने नाम लिखना है आपने वो नाम लिखते हैं। अच्छा जी, at the end of the lecture please guide us about getting certification on completion। जो सर्टिफिकेट है ये वैसे आपको ना वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं लैब मैनेजर। जो सर्टिफिकेट है उसके लिए एक टेस्ट होता है ये कोर्स के एंड के ऊपर, जब भी आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना एक टेस्ट होगा सिंपल सा, जो मैंने करवाया है ना आपको उन्हीं में से आएगा। यूजुअली इतना मुश्किल क्वेश्चन ईयर नहीं होता, तो जो मैंने करवाया वही आएगा आपको। और उसके बाद क्या लेंगे, उसके थोड़े से टाइम के बाद वो वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपकी प्रोफाइल जिस पे भी काम कर रहे हैं, फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं या फ्रीलांसर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इतना मुश्किल नहीं होता मेरे ख्याल में। अगर आपकी अटेंडेंस पूरी है, 3 रिक्वायरमेंट्स है उसकी, अटेंडेंस पूरी है, आपकी कह लें कि जो आपने क्विज दिया है या जो भी टेस्ट वगैरह सा होगा ऑनलाइन ही होता है, उसमें नंबर पूरे आपके, और तीसरी आपकी प्रोफाइल लिंक कंप्लीट है, तो वो फिर आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, कल हम यहीं से आगे शुरू करेंगे। थोड़ी सी स्टेटमेंट रह गई है, ये कल देख लेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो आपका स्लैक पे पूछ लें, फिर हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।